कुछ ऐसे बहादुर सोल्जर्स जो जंग में मारे गए थे, लेकिन मिलिट्री वालों ने उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अजीब तरीके के चेंजेस किए जिससे कि वो सोल्जर्स जिंदा होकर अमर हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत वियतनाम वॉर से होती है, जहां पर अमेरिकी सोल्जर्स का एक ग्रुप वियतनाम की एक जगह पर हमला कर रहा था। तभी हमें ल्यूक नाम का एक बहादुर सोल्जर दिखाया जाता है जो अपने मिशन में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसे रास्ते में अपने कुछ सोल्जर्स दोस्त मिल गए थे जिन्हें किसी ने जान से मार दिया था। साथ ही साथ उन सोल्जर्स के दोनों कान गायब हो गए थे, मानो किसी ने काट कर निकाल लिए हों। ल्यूक जब अपने दोस्तों को बचाने के लिए जंगल के और अंदर जाता है, तब उसे पता चला कि उनका कैप्टन स्कॉट पूरी तरीके से पागल हो चुका है और कैप्टन स्कॉट ने ही एकदम पागलों की तरह अपने टीम के सोल्जर्स का कत्ल किया है। ल्यूक इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए अब वो जंगल के और भी ज्यादा अंदर चला जाता है, जहां कैप्टन स्कॉट लिटरली एक लड़का और लड़की के साथ कुछ अजीब तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। अपनी टीम के सारे साथियों के दोनों कान को काटकर एक माला बना लिया था। जब ल्यूक स्कॉट के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि आखिर ये सारी चीजें क्या हैं, तब जाकर स्कॉट ने बताया कि वियतनाम के सारे लोग हमारे दुश्मन हैं और हमें जल्द से जल्द यहाँ के सारे सिटीजन्स को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ल्यूक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। कैप्टन स्कॉट तो ल्यूक को आदेश देने लगे थे कि वो इस लड़के और लड़की को जान से मार दे, लेकिन ल्यूक के लगातार मना करने के बाद कैप्टन स्कॉट ने खुद ही उस मासूम लड़के को गोली मार दी, जिसकी वजह से ल्यूक कैप्टन स्कॉट पर हमला कर देता है और उस बेचारी लड़की को बचाकर वहां से भागने लग जाता है। लेकिन अब कैप्टन स्कॉट पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने तो अपनी गन से ल्यूक के ही पैर पर गोली चला दी, जिससे कि ल्यूक घायल होकर नीचे गिर जाता है और अब स्कॉट ने तो उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक दिया था। ब्लास्ट होते ही वो लड़की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद ल्यूक स्कॉट पर लगातार हमला कर देता है। दोनों लगातार एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। अंत में होना क्या था, कैप्टन स्कॉट और ल्यूक को गोलियां लगने की वजह से उन दोनों की ही जान चली गई थी। अगले दिन जब मिलिट्री सोल्जर्स की पूरी टीम रेस्क्यू मिशन के लिए आती है, तब उन्हें वहां पर कोई भी जिंदा नहीं मिला था और उन्हें अभी इसका कारण भी नहीं पता कि वो सारे सोल्जर्स कैसे मारे गए। इसीलिए कर्नल सारे मरे हुए सोल्जर्स को एक साथ जमा करता है और उनके मरने के बारे में किसी को भी नहीं बताता, जिसके बाद यहाँ पर पूरे 1 साल बीत गए थे। अमेरिकी मिलिट्री वाले सारी मीडिया के सामने अपने नए सोल्जर्स का ऐलान करते हैं। इन सोल्जर्स को यूनिवर्सल सोल्जर्स कहा जाता था, जो नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि उनके अंदर सुपर ह्यूमन स्टैमिना के साथ साथ कभी ना मरने की एबिलिटी मौजूद थी। चौंका देने वाली बात तब हो गई जब हम उन सोल्जर्स के बीच कैप्टन स्कॉट और ल्यूक को देखते हैं। आखिरकार वो दोनों जिंदा कैसे हो गए? दरअसल अमेरिकी मिलिट्री के वैज्ञानिक इन सारी यूनिवर्सल सोल्जर्स को मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी से बनाते थे। यानी कि जब कैप्टन स्कॉट और ल्यूक के साथ बाकी सोल्जर्स मर गए थे, तब वैज्ञानिकों ने उनके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें वापस जिंदा कर दिया। हालांकि अब उन सोल्जर्स के पास सोचने की ना तो एबिलिटी थी और ना ही वो अपनी कुछ फीलिंग्स दिखा सकते थे। यूनिवर्सल सोल्जर्स का काम था कि वो मिलिट्री द्वारा दिए गए सारे ऑर्डर्स को फॉलो करें। अब दूसरी तरफ हमें रॉनी नाम की एक मीडिया रिपोर्टर दिखाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से अपने काम के लिए लेट हो चुकी थी। रॉनी के लगातार इस बिहेवियर को देखकर उसके बॉस ने तो उसे जॉब से ही निकाल दिया था और अब रॉनी को अपना घर चलाने के लिए जल्द से जल्द कोई तड़कती भड़कती न्यूज ढूंढ कर लानी पड़ेगी। इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने कैमरामैन के साथ न्यूज ढूंढने में लग जाती है। यहाँ ल्यूक और स्कॉट की टीम, जो यूनिवर्सल सोल्जर्स थे, उन्हें पता चला कि डैम के हेडक्वार्टर में कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं। इसीलिए यूनिवर्सल सोल्जर्स की टीम को उन सभी आतंकवादियों को मारने का मिशन मिला था। स्कॉट और ल्यूक की पूरी टीम उस जगह पर पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला करने लग जाती है। देखते ही देखते बाहर खड़े आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन जब एक यूनिवर्सल सोल्जर आतंकवादी को पकड़ने के लिए अंदर घुसा, तभी कुछ आतंकवादी साथ में मिलकर उसके बॉडी पर लगातार गोलियां चलाने लगे थे, जिससे कि वो यूनिवर्सल सोल्जर काफी डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। उन आतंकवादियों को लग रहा था कि ये सोल्जर मर चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो यूनिवर्सल सोल्जर उठ गया और अपनी टीम के साथ आतंकवादियों पर हमला करने लगा। ल्यूक और स्कॉट भी वहां पर बंदी बने हुए लोगों को बचाने आ गए थे। तभी अचानक ल्यूक उनमें से एक लड़की को देखता है। ये लड़की सेम टू सेम उसी लड़की जैसी दिख रही थी जब 1 साल पहले ल्यूक जंगल में स्कॉट से लड़ाई कर रहा था। उस लड़की को देखते ही ल्यूक को अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं।
जिसके बाद वो तुरंत ही अजीब तरीके से कैप्टन स्कॉट की तरफ देखता है। ल्यूक तो अब हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए कमांड्स को फॉलो ही नहीं कर रहा था और अब मिशन खत्म होने के बाद वो सारे यूनिवर्सल सोल्जर्स वापस लौट आते हैं। हेडक्वार्टर में आने के बाद कर्नल ल्यूक से पूछ रहे थे कि उसने कमांड्स को फॉलो क्यों नहीं किया। तब ल्यूक उन्हें बताता है कि उसकी आंखों के सामने वियतनाम वॉर के कुछ सीन्स आ गए थे, यानी कि कहीं न कहीं उसकी सारी यादें वापस आ रही थी। स्कॉट भी अजीब तरीके से ल्यूक को देखते जा रहा था। वैज्ञानिकों ने कर्नल को यह एडवाइस दिया कि वो ल्यूक को इनिशियल प्रोग्राम में वापस डाल सकते हैं, लेकिन कर्नल ने इस बात से मना कर दिया और अब सारे यूनिवर्सल सोल्जर्स को उनकी याददाश्त भुलाने का एक लिक्विड दिया जा रहा था, जिससे कि वो अपने पास्ट की सारी यादें भूल जाएं। अब हमें रॉनी को दिखाया जाता है जो उसी हेडक्वार्टर में आकर कुछ तड़कती भड़कती न्यूज ढूंढ रही थी। रॉनी ने कैमरे की मदद से वहां के एक यूनिवर्सल सोल्जर्स की फोटो खींच ली, जिसके बॉडी पर बहुत सारी गोलियों के निशान थे, लेकिन फिर भी वो सोल्जर जिंदा होता है। रॉनी के हाथ तो अब एक बहुत ही बड़ी न्यूज लग गई थी, लेकिन शायद से रॉनी का बैड लक चल रहा था। कर्नल और उसकी टीम ने तो रॉनी को सीसीटीवी कैमरा पर देख लिया होता है। रॉनी तो सायरन का आवाज सुनकर वहां से तुरंत भागने लगी थी, लेकिन अब कर्नल ने अपने यूनिवर्सल सोल्जर्स की टीम भेज दी होती है ताकि वो रॉनी को रंगे हाथों पकड़कर यहाँ पर लेकर आ सकें। रॉनी तो अपने कैमरामैन के साथ कार के अंदर भागने लगी थी, लेकिन सोल्जर्स के लगातार हमला करने की वजह से उनकी कार आगे जाकर टकरा जाती है। वहां पर तो स्कॉट और ल्यूक भी आ गए थे। स्कॉट रॉनी से कैमरा मांगता है जिसमें उसने सारी फोटोज क्लिक की हैं, लेकिन रॉनी झूठ कह रही थी कि उसके पास कैमरा है ही नहीं। तभी गुस्से में आकर कैप्टन स्कॉट ने रॉनी के कैमरामैन को गोली मार दी थी और ये सारा सीन देखकर ल्यूक को वो याद आ गया था जब वियतनाम में इसी तरीके से स्कॉट ने एक लड़के की जान ली थी और अब फिर से ल्यूक की सारी पास्ट मेमोरीज वापस आ जाती हैं। ल्यूक को पता चल गया था कि स्कॉट एक बहुत ही बुरा आदमी है, इसीलिए जब स्कॉट रॉनी को मारने जा रहा था तभी ल्यूक स्कॉट को दूर ढकेलकर रॉनी को लेके भागने लगता है। ये पूरा सीन उसी की तरह था जब 1 साल पहले ल्यूक उस लड़की को लेकर भाग रहा था। ल्यूक तो रॉनी के साथ एक कार में बैठकर निकल जाता है। कर्नल और उनके साइंटिस्ट की टीम मिलकर ल्यूक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमोशंस और उसकी फीलिंग्स वापस आने की वजह से ल्यूक किसी की भी बातें ही नहीं सुनता और अब वो रॉनी को लेकर वहां से कहीं दूर निकल जाता है। कैप्टन स्कॉट तो काफी ज्यादा गुस्से में होकर ल्यूक को गद्दार कहते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल गया था कि कैप्टन स्कॉट को भी अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद आ चुकी हैं और अब उनका मकसद है ल्यूक को जान से मारना। इसीलिए कैप्टन स्कॉट अपनी पूरी यूनिवर्सल सोल्जर्स की टीम के साथ निकल पड़ता है ल्यूक को ढूंढकर मारने के लिए। यहाँ रास्ते में ही ल्यूक और रॉनी की कार का फ्यूल खत्म हो चुका था, इसीलिए ल्यूक कार को धक्का मारकर एक मोटल के पास आ जाता है। रॉनी को मोटल में जाकर एक अर्जेंट कॉल करना था, पर उसे पता चलता है कि ना तो मोटल में कोई टेलीफोन्स काम कर रहे हैं और ना ही वहां पर फ्यूल मौजूद है, तो इसीलिए रॉनी एक रात उसी मोटल में रुकने का डिसाइड करती है। कमरा परचेस करने के बाद रॉनी और ल्यूक एक ही कमरे में रह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ल्यूक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और अब ल्यूक को कैसे भी अपनी पूरी बॉडी को ठंडा करना था, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सल सोल्जर्स अपने बॉडी को हील करने के लिए ठंड से ठंडी जगहों पर ही रहा करते थे। रॉनी जब ल्यूक को बिना कपड़ों के देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी, क्योंकि ल्यूक की बॉडी काफी ज्यादा फिट होती है, लेकिन रॉनी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए ल्यूक को बाथटब में बिठाकर उसके ऊपर बर्फ गिराने लगती है, जिससे कि ल्यूक की बॉडी ठंडी रह सके। ऐसा करते ही ल्यूक के बॉडी पर लगे गए सारे घाव अपने आप ही हील होने लगते हैं। ये रॉनी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और अब वो दोनों इसी तरीके से एक रात वहीं पर गुजारते हैं। पर ल्यूक को ये बात पता नहीं थी कि उसके बॉडी में ट्रैकर होने की वजह से सभी साइंटिस्ट उसके लोकेशन का पता कर सकते थे। इसीलिए अब स्कॉट और यूनिवर्सल सोल्जर्स की पूरी टीम उस मोटल में आकर ल्यूक के कमरे की तरफ गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन ल्यूक यहाँ पर बड़ी बहादुरी दिखाते हुए रॉनी को एक दूसरी कार में लेकर वहां से भागने लगा था। वो दोनों बहुत ही जल्द काफी दूर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ रास्ते में रॉनी ल्यूक से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रही थी, जैसे कि उसके फैमिली में कौन कौन मौजूद है, उसका असली नाम क्या है और वो किसी से प्यार करता है कि नहीं। सच में रॉनी की इन सारी बातों को सुनकर ल्यूक के दिमाग में घोटाला होने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता है और कार को फ्यूल स्टेशन पर ला देता है। ल्यूक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसके बॉडी में ट्रैकर लगा हुआ है, इसीलिए उसे कैसे भी अपने बॉडी से वो ट्रैकर निकालना ही पड़ेगा।
पर अब कुछ ही देर बाद ट्रैकर को फॉलो करते हुए कर्नल और बहुत सारे सोल्जर्स ल्यूक के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बात ल्यूक को पहले से पता थी कि वो सब फॉलो करते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे, इसीलिए ल्यूक ने बड़ी चालाकी से फ्यूल स्टेशन में आग लगा दी थी और बहुत सारे सोल्जर्स को जला दिया था। ल्यूक और रॉनी बड़ी चालाकी से सोल्जर्स के उस वैन में घुस जाते हैं जहां पर मिशन से रिलेटेड कुछ फाइल्स रखी थी। तुरंत उन्हें लेने के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लग जाते हैं। तभी अचानक कैप्टन स्कॉट जो कार के पीछे छुपा हुआ था वो तुरंत ही बाहर निकलकर ल्यूक को मारने लग जाता है। लेकिन ल्यूक ने कार के अंदर काफी तेजी से ब्रेक लगाते हुए स्कॉट को अपनी कार से बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद वो जल्द से जल्द रॉनी के साथ वहां से निकल जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कर्नल ल्यूक को पकड़ ही नहीं पा रहे थे, जिससे कि वो अपने और भी सारे इम्पोर्टेंट मिशन पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब कर्नल सारे सोल्जर्स को ये कमांड देते हैं कि वो ल्यूक को पकड़ने का मिशन कैंसिल कर रहे हैं। जब कर्नल ने ये बात स्कॉट को बताई तब स्कॉट एकदम गुस्से में कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्कॉट ने तो अपनी गन लेकर कर्नल को जान से मार दिया था। दरअसल अब स्कॉट चाहता था कि वो कैसे भी करके ल्यूक को पकड़े और उसे किसी भी हालत में जान से मारे। इसीलिए स्कॉट अपने हेडक्वार्टर में आकर बाकी सोल्जर्स को ये बताता है कि कर्नल मारे जा चुके हैं। स्कॉट ने तो कर्नल के दोनों कान काट कर ला दिए थे, जैसा कि वो पहले करता था। पर यहाँ एक सोल्जर स्कॉट को बताता है कि कर्नल ने ल्यूक को पकड़ने का मिशन कैंसिल कर दिया है। और अब होना क्या था, स्कॉट एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस सोल्जर को भी जान से मार देता है, जिससे कि अब वहाँ के सारे वैज्ञानिक मजबूर हो चुके थे स्कॉट के साथ काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉनी और ल्यूक को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में आकर कुछ खाना खा रहे थे। रॉनी को स्टीफन नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में पता चलता है जिन्होंने ल्यूक को पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल किया था। इसीलिए अब रॉनी कैसे भी करके डॉक्टर स्टीफन से मिलना चाहती थी। रॉनी तो उन्हें कॉल लगाने के लिए बाहर चली जाती है, पर अब यहाँ ल्यूक को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए उसने काफी सारा खाना खा लिया था। पर जब बारी आई बिल पेमेंट की तब ल्यूक के पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, जिसके कारण ल्यूक की रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों से लड़ाई हो जाती है। अब भला वो सारे लोग ल्यूक के सामने थोड़ी टिक पाने वाले थे। ल्यूक तो रेस्टोरेंट की सारी चीजें तोड़ फोड़ देता है। रॉनी जब कॉल पे बात करके देखने आई तब वो रेस्टोरेंट को तहस नहस देखकर ये समझ जाती है कि ल्यूक ने अपना डिनर कर लिया है। स्कॉट तो अब एकदम पागलों की तरह ल्यूक को चारों तरफ ढूंढने लगा था। उसका रास्ता रोकने की जो भी कोशिश करता वो मारा जाता। यहाँ रॉनी तो ल्यूक को लेकर डॉक्टर स्टीफन के घर पर आ गई थी। डॉक्टर स्टीफन के साथ बात करने के बाद रॉनी को ये पता चला कि यूनिवर्सल सोल्जर्स को बनाने का प्लान उन्हीं ने ही शुरू किया था, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में पास्ट की थोड़ी थोड़ी यादें मौजूद रहती थी और इसी परेशानी की वजह से इस यूनिवर्सल सोल्जर का प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। लेकिन जब यादें भुला देने वाले सीरम की खोज की गई तब इस प्रोग्राम को वापस चालू कर दिया गया। पर इस सीरम के बाद भी कुछ ऐसे सोल्जर्स भी मौजूद थे जो अपना पास्ट कभी भूले ही नहीं। उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी फीलिंग्स बाकी थी, जैसे कि ल्यूक और स्कॉट। रॉनी ल्यूक को साइड में लेके जाकर ये कहती है कि तुम्हें अपना इलाज डॉक्टर स्टीफन से कराना होगा, जिसके बाद ही तुम पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो। लेकिन अब ल्यूक इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था और अब ल्यूक रॉनी से कहता है कि तुम्हें अपनी स्टोरी मिल चुकी है, तुम इसे न्यूज में देखकर अपनी पब्लिसिटी कर सकती हो। ल्यूक ने रॉनी को बस की टिकट्स दी जिससे कि वो अपने घर पर जा सकती थी। ल्यूक को लगा कि एक टाइम पर रॉनी उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन रॉनी कहीं न कहीं ल्यूक से प्यार जो करने लगी थी वो तो बस के एक साइड से चढ़कर दूसरे साइड से उतर जाती है। लेकिन उनका फिर से बैड लक चालू हो चुका था। बहुत सारे पुलिस वाले रॉनी और ल्यूक को घेर लेते हैं और अब उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करके जेल के अंदर लेके जाया जा रहा था। पर रास्ते में स्कॉट आकर पुलिस वालों पर हमला करने लग जाता है, क्योंकि उसे ल्यूक को खुद ही मारना था। सारी पुलिस वालों को मारने के बाद स्कॉट अपनी गाड़ी से ल्यूक जिस गाड़ी में मौजूद था उसे खाई से नीचे ढकेलने लगा था। लेकिन ल्यूक रॉनी के साथ बड़ी चालाकी से बाहर निकल जाता है और स्कॉट की ही गाड़ी को खाई से नीचे फेंक देता है। और अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद स्कॉट बचने नहीं वाला था। इसके बाद रॉनी ल्यूक को लेकर उसके परिवार वालों के पास आ गई थी। ल्यूक को तो अपनी सारी यादें वापस आ जाती हैं। ल्यूक तो इतने सालों बाद जब अपनी फैमिली वालों से मिल रहा था तब उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए थे, क्योंकि यूनिवर्सल सोल्जर्स को अपनी फैमिली वालों से कभी मिलने ही नहीं दिया जाता था। जब रॉनी को लगता है कि उसने अपना काम कर दिया तब वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसके सामने और कोई नहीं बल्कि स्कॉट मौजूद था। यानी कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मरा नहीं होता
और अब स्कॉट ने रॉनी और ल्यूक के फैमिली वालों को बंदी बना लिया होता है ताकि वो ल्यूक को ब्लैकमेल कर सके। पर ल्यूक अब स्कॉट से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाता है। स्कॉट ने तो बिना टाइम वेस्ट किए ल्यूक पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। हालांकि कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे, लेकिन अब स्कॉट ने अजीब तरीके का एक इंजेक्शन निकाला और उसे अपने बॉडी के अंदर डाल दिया, जिससे स्कॉट की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और अब वो ल्यूक को बहुत ही ज्यादा मार रहा था। और अब तो ल्यूक उसके सामने टिक ही नहीं पाता। रॉनी अपनी जान बचाकर कैसे भी कार के पास चली जाती है, पर स्कॉट ने एक ग्रेनेड निकालकर रॉनी के पास में ही फेंक दिया था, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर रॉनी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ल्यूक अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख रहा था और उसे वो सीन याद आता है जब 1 साल पहले स्कॉट ने इसी तरीके से एक लड़की को ग्रेनेड से मारा था। ल्यूक रॉनी की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब ल्यूक ने भी पास ही में पड़े उस इंजेक्शन को अपने बॉडी में लगा दिया था, जिससे कि ल्यूक के अंदर भी वो सारी पावर्स आ गई थी जो अब स्कॉट के पास थी। यानी कि अब होगी ल्यूक और स्कॉट के बीच एकदम बराबर की लड़ाई। ल्यूक काफी ज्यादा गुस्से में स्कॉट को मारने लग जाता है। वो तो स्कॉट को चांस ही नहीं दे रहा था पलटवार करने के लिए। ल्यूक स्कॉट को काफी तेजी से ढकेलते हुए एक हार्वेस्टर मशीन के नुकीले टुकड़ों के अंदर उससे घुसा देता है, जिससे कि नुकीले पंजे स्कॉट की पूरी बॉडी के आर पार हो गए थे। लेकिन अभी भी स्कॉट मरा नहीं होता। वो तो ल्यूक को अभी भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी ल्यूक ने वो हार्वेस्टर मशीन चालू कर दी, जिससे मशीन के अंदर जाने के बाद स्कॉट की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और अब ये कंफर्म था कि स्कॉट मर चुका है। इसके बाद ल्यूक तुरंत ही रॉनी के पास जाता है, जो लकी होने के कारण अभी भी जिंदा थी। ल्यूक और रॉनी एक दूसरे से गले लग जाते हैं और अपनी आगे की जिंदगी एक साथ गुजारने का डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।